नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तान को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पुराने सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान नहीं लंबा चलने वाला है, सीज फायर करेगा वायलेशन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ऐलान, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा अखंड भारत। जी हाँ, जल्द ही पाकिस्तान भरेगा अखंड भारत का हिस्सा, हिंदू धर्म के साथ जल्द ही आएगा पाकिस्तान। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जितने भी देश हैं उन सबको लेकर आरएसएस संघ का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल एलएसी पर भारत से शांति कर फिर अमेरिका से भिड़ने की तैयारी में जुट गया है ड्रैगन। बड़ी खबर ये भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान। इस बीच पाकिस्तान सोशल मीडिया आर्मी के जरिए भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कर रहा कोशिश। अल जजीरा ने ही दिया करारा जवाब। जी अल जजीरा वेबसाइट ने पर्दाफाश किया है। इसके बारे में आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। 210 साल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा फिलहाल पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है, नहीं चलने वाला है लंबा सीज फायर, बातचीत महज ढोंग, विश्वास के काबिल नहीं। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर शांति बनाने को लेकर सहमति जताई है। दोनों तरफ के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बैठक में ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये कब तक कायम रहती है ये सब कुछ पाकिस्तान पर निर्भर करता है। ऐसा कहने की वजह बेहद साफ है। भारत जहां हमेशा से ही सीमा पर शांति का पसधर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने कभी इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों सदन में बताया था कि फिलहाल इस वर्ष जनवरी तक ही पाकिस्तान की तरफ से 299 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। वहीं पिछले वर्ष 2020 की बात करें तो 5133 बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम किया था। वर्ष 2019 में इस तरीके की घटना 32 से 33 बार हुई थी। संघर्ष विराम उल्लंघन का सीधा सा अर्थ सीमा पर अशांति बरकरार रखना। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सीज फायर उल्लंघन का जो शांति वायलेशन 2003 से हुआ है, 2003 के बाद 2013 में अंतिम बार पाकिस्तान से बातचीत हुई थी। 8 साल बाद बातचीत हो रही है सीज फायर उल्लंघन को लेकर कि सीज फायर वायलेशन न करे पाकिस्तान। इसको लेकर दोनों देशों के डीजी जनरल की बात हुई। लेकिन दोस्तों जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सेना के पूर्व रिटायर्ड जनरल हैं, उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा फिलहाल पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा अखंड भारत, हिंदू धर्म के साथ ही संभव। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में कहा है कि भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश अब संकट में है। भागवत ने आगे कहा है कि अखंड भारत बल या ताकत के जरिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म के जरिए संभव है। सर संघ चालक भागवत ने कहा कि दुनिया के लिए कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत की आवश्यकता है, इसलिए देशभक्ति को जगाए जाने की जरूरत है। छोटे किए गए भारत को फिर से एकजुट किए जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्या छोटे किए गए भारत को फिर से एकजुट किए जाने की आवश्यकता है। भारत से अलग हुए सभी हिस्सों जो स्वयं को अब भारत का हिस्सा नहीं बताते हैं, उन्हें इनकी और अधिक आवश्यकता है। विभाजन संभव था तो अखंड भारत का बनना भी संभव है। भागवत ने कहा है कि कुछ लोगों ने देश के विभाजन से पहले ही इस बात को लेकर गंभीर संदेह कर रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अखंड भारत तो बनकर ही रहेगा। भागवत ने कहा है कि कुछ लोगों ने देश के विभाजन से पहले ही इस तरीके की आशंका जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस का सपना है कि एक दिन अखंड भारत, जो भारत 1947 के पहले था, वही भारत फिर से होगा। तो दोस्तों अगर आप भी अखंड भारत का समर्थन करते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। दोस्तों हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल सऊदी अरब पर कस रहा अमेरिका का शिकंजा। बाइडेन शाह सलमान की बातचीत से मिला सख्त पैगाम। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सऊदी अरब के साथ सलमान से पहली बातचीत ने साफ संदेश कर
दिया है कि नए अमेरिकी प्रशासन के तहत दोनों देशों के संबंध पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। बाइडेन ने सऊदी शाह से बातचीत मशहूर पत्रकार जमान खगोसी की हत्या के मामले में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जारी होने से ठीक पहले बातचीत की है। हालांकि व्हाइट हाउस से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने इस वार्ता के दौरान खगोसी मामले का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जानकारों ने बातचीत को जल्द ही जारी होने वाली अमेरिकी रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि बाइडेन ने सऊदी शाह को दो टूक कहा कि उनका प्रशासन मानवाधिकारों और कानून के शासन को सर्वोच्च महत्व देता है। तो मानवाधिकारों को लेकर फेमस बाइडेन की सरकार देखने की बात होती है कि कैसे सरकार से भिड़ता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के एलएसी पर भारत से शांति कर फिर अमेरिका से भिड़ने की तैयारी में जुट गया ड्रैगन। दरअसल बीते एक सप्ताह के भीतर भारत के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं। एक तरफ पाक वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के साथ डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की, तो वहीं एलओसी पर सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की बात करें तो कहा जा रहा है कि फिलहाल चीन को बाइडेन प्रशासन भी वैसे ही सख्त दिख रहा है जैसा ट्रंप प्रशासन रहा है। यही वजह है कि चीन अन्य फ्रंट से तनाव कम कर एक बार फिर से अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में कुछ घटनाएं भी इसकी गवाही दे रही हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभी तक चीन के प्रति किसी प्रकार के नरम रुख के संकेत नहीं दिए हैं। बाइडेन भी चीन के खिलाफ सख्ती दिखा रहे हैं। ऐसे में चीन का भारत जैसे ताकतवर देश से उलझना मुश्किल पैदा करने वाला था, उससे यहाँ आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चे पर नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, ड्रैगन कहीं न कहीं भिड़ना मांगता है, ड्रैगन को कहीं न कहीं भिड़ना ही चाहिए। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहा था पाकिस्तान सरकार समर्थित ट्रोलर अल जजीरा ने किया पर्दाफाशियां। दरअसल भारत की छवि को खराब करने के लिए पाकिस्तान इंटरनेट मीडिया का खूब सहारा ले रहा है। अल जजीरा समाचार चैनल ट्विटर के हैशटैग का प्रयोग कर इस्लामाबाद के एजेंडे को बढ़ावा देने वाले ऐसे ही कुख्यात डिजिटल कमांडर फरहान बर्क का पर्दाफाश कर दिया है। बर्क पाकिस्तान के इंटरनेट मीडिया क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। ट्विटर पर अति राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए उसके पास 1000 से अधिक वॉलंटियर हैं। अब भी जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाता है तो बर्क की पूरी टीम नई दिल्ली द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने में लग जाती है। बड़बोला बर्क ये दावा करता है कि वो किसी भी हैशटैग को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करा सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब आप समझिए कि ये लगातार इस तरीके की सिचुएशन पैदा कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल जजीरा ने इसका पर्दाफाश कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जाने कब कैसे कितने चरण में होंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं असम में 3 चरण में और केरल, पुडुचेरी व तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल अब आप चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होकर 2 मई तक चलेगी। 2 मई को 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। चुनाव के दौरान सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बंगाल में पहला चरण 27 मार्च को होगा, दूसरा 1 अप्रैल, तीसरा 6 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल, पांचवा 17 अप्रैल, छठा 22 अप्रैल, सातवां 26 अप्रैल, 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होंगे। सीटें 294 हैं और 2 मई को परिणाम आएंगे। असम में 3 चरण में चुनाव होंगे। सीटें कितनी 126 हैं और 2 मई को परिणाम आएंगे। तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होगा, 234 सीटें हैं, 2 मई को परिणाम आएंगे। केरला में 1 चरण में चुनाव होंगे, 140 सीटें हैं, 2 मई को परिणाम आएंगे। पुडुचेरी में 1 चरण में चुनाव होंगे, 30 सीटें हैं, 2 मई को परिणाम आएंगे। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की फीडबैक में चौंकाने वाला खुलासा आया है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी की फीडबैक, लंबा चला किसान आंदोलन तो खिसक सकता है वोट बैंक, बड़ी खबर है। दरअसल कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बाद आ रही जमीनी रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 3 महीने से चल रहे आंदोलन पर रिपोर्ट दी है। आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले हफ्ते जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 40 जाट बाहुल सीटों से आने
आने वाले सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तय किया गया था कि फिलहाल सांसद आम जनता के बीच जाकर कृषि कानूनों के बारे में बताएं कि किस तरीके से ये कानून किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसके साथ ही ये भी बताएं कि यह आंदोलन नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की मंशा से विपक्षी दलों की ओर से चलाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन को लेकर जो फीडबैक मिला है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है उसमें मुताबिक अगर किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जाट वोट बैंक खिसक सकता है। आपको बता दें योगी सरकार के लिए ठीक नहीं है। जमीनी स्तर के लोगों का मानना है किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसके लिए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा में जाटों की नाराजगी की असली वजह हरियाणा का नेतृत्व भी है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल पहले गोडसे को लेकर मचाया बवाल, अब पूरी कांग्रेस को आपस में लड़वाया। आखिर कौन है ये बाबूलाल चौरसिया? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल पहले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाकर और जलाभिषेक कर बवाल मचा चुके बाबूलाल चौरसिया ने फिर हंगामा मचवा दिया है। इस बार ऐसा हंगामा मचवाया है कि मध्य प्रदेश की पूरी तरीके से विपक्षी पार्टी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि करे तो करे क्या, क्योंकि बाबूलाल ने दोबारा कांग्रेस में एंट्री कर दी और वो भी राजधानी आकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेसी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि इन गोडसे भक्तों को लेकर कहीं ना कहीं हम फंस तो नहीं गए हैं। और दूसरी तरफ कमलनाथ के रहते हुए ये इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कांग्रेस में ही सिर्फ टोवल मच गई है, यानी एक गोडसे भक्त को भी ये पचा नहीं पा रहे हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल भारत का नागरिक हज करने जाता है तो उसकी पहचान होती है हिंदू से। योगी बोले हिंदू धर्म नहीं, क्यों चिढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बोलते हुए कहा है कि भारत के हर नागरिक की पहचान हिंदू धर्म से होती है। इस बीच हिंदू हित की जो बात करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। हिंदुओं से पहचान होती, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहचान हिंदू संस्कृति से होती है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवंत पद्धति और संस्कृति है, जबकि सनातन धर्म है। हम सभी को अपनी पहचान पर गर्व है। योगी ने कहा है कि जब भी कोई हज करने के लिए जाता है तो उसकी पहचान एक हिंदू के रूप में होती है। नेता संतन योगी आदित्यनाथ ने जमकर ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल फतह करने की बीजेपी की तैयारी, मैदान में उतारेगी सीनियर नेताओं की फौज। पश्चिम बंगाल में इतिहास रचने की कोशिश में बीजेपी के सीनियर नेताओं की पूरी फौज तैनात करने जा रही है। 8 चरणों में चुनाव कराने का बीजेपी ने स्वागत कर दिया है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव रक्त रंजित ना हो, इसलिए असामाजिक तत्वों और लिस्टेड तस्करों को लॉकअप में बंद करे। अगर वे बाहर रहें तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी बौखलाए हुई हैं। जी, ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाए हुई हैं, तिलमिलाए हुई हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को उन्होंने भाजपा आयोग बता दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताते हुए कहा है कि 8 राउंड में आखिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है। 8 राउंड में चुनाव कराना ये ठीक नहीं है। इस वजह से ममता बनर्जी ने अपनी भड़ास निकाली है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी से ही प्रयागराज कार्यालय का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान 28 फरवरी की शाम काशी क्षेत्र के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के पास ही प्रयागराज का दौरा भी कर रहे हैं। इस बीच 337 मंडल के मंडल अध्यक्ष मंडल प्रभारियों से संवाद करेंगे। इसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आईटी एवं सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट से भी शामिल होंगे। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव से हरहुआ स्थित गोकुल धाम में काशी क्षेत्र की बैठक की व्यवस्था की जिम्मेदारी अशोक चौरसिया समेत तमाम लोग देख रहे हैं। इस बीच ये मजबूत करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरें इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।